नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। आज की क्लास हमारी स्पेशल पीजीटी हिंदी के लिए रहेगी। आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा की क्षितिज भाग 2 की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं से जुड़े प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं, उनको याद रख लेना। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ठीक है, ये उल्लेखनीय है। इसके अलावा उनके कुछ चर्चित उपन्यास थे, जैसे बीच में विनय, बीच में विनय। ठीक है, एक ये याद रख लेना, एक ईंधन। तो कुछ कुछ चीज़ें आपने याद ये रखनी जरूर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्नों को भी ध्यान से देखना है, सुनना है, क्योंकि प्रश्नों में भी प्रश्न है। मैंने प्रश्न भी उस तरीके से बनाए हैं ताकि काफ़ी चीज़ें प्रश्नों से भी हल हों। हालदार साहब को कितने दिनों के बाद उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जहां पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी हुई थी? तो किसकी मूर्ति की बात हो रही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और जब वो मूर्ति बनाई गई थी तो मूर्तिकार ने उनके मतलब चश्मा नहीं लगाया था। वही सारी कहानी है। ठीक है, तो कितने दिनों के बाद हालदार साहब को वहाँ से गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है कि जो भी रचनाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बीच में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। तो जिस कस्बे की बात हो रही है जहाँ नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी, तो उस कस्बे में क्या कुछ था? कस्बे में एक लड़कों का तथा एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 4 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, 4 नहीं थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा किससे बनी थी? संगमरमर पत्थर से बनी थी, और यह एक प्रशासनिक अधिकारी ने बनाई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बनवाई किसने थी? एक प्रशासनिक सॉरी अधिकारी ने बनवाई थी, संगमरमर की वो मूर्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा इनमें से असत्य है? मूर्ति संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी, तो बिल्कुल सही है। मूर्ति फौजी वर्दी में थी, ये भी सही है। मूर्ति इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई थी, और जो वो मतलब ये कहते थे कि 1 महीने में मूर्ति बना के पटक दो। ठीक है, तो मूर्ति बनाई किसने थी? इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने, क्योंकि कोई भी मूर्तिकार नहीं मिला था, तो लास्ट में यही फैसला किया गया कि मास्टर मोतीलाल ही मूर्ति को बना देंगे। ठीक है, मूर्ति टोपी की नोक से कोट के बटन तक थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। मूर्ति की ऊंचाई 3 फुट थी, तो यहाँ पर ये कथन गलत है। मैंने जानबूझ के 5 ऑप्शन लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर 2 फुट थी मूर्ति। कितनी ऊंची थी? 2 फुट ही ऊंची थी। बाकी सारे पॉइंट यहाँ सही है, 3 की जगह यहाँ 2 कर लेना, तो सारे ही जो पॉइंट है आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर पहली बार कौन सा चश्मा लगा देखा था? तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन सा चश्मा लगा देखा था? मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा चश्मा देखा था? मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा। दूसरी बार देखा था तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। और लास्ट में अंतिम बार देखा जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय मूर्ति बिना चश्मे के रहती है। फिर जब लास्ट बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था नेताजी के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है। वह गांधी टोपी पहनता था। ये भी बिल्कुल सही है। आंखों पर काला चश्मा लगा था। ये भी सही है। एक हाथ में हैंडबैग था और एक हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसने रचना को पढ़ा है तो एक बार आंसर लगा के जरूर देखना कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं है। उसके एक हाथ में क्या था? हैंडबैग नहीं था, एक संदूकची थी। ठीक है, संदूकची थी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बाल गोविंद भक्त की विदा क्या है? तो वो बाल गोविंद भक्त जो पाठ है उसकी विदा क्या है? तो ये एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त का मूल उद्देश्य क्या है? बाल गोविंद भक्त का मूल उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाना, एक भक्त की दिनचर्या बताना, या फिर एक और दो दोनों। तो साथ के साथ आप आंसर करके देखो। ठीक है, ताकि आपको पता भी चले ना कितने आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना भी था और ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाना भी था। अगला हमारा प्रश्न है बाल गोविंद भक्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाल गोविंद जो भक्त थे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, 60 वर्ष से ऊपर थे, बाल पक चुके थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट रखते थे, एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि वो लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, इसमें नहीं आना था। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर नहीं शब्द लगा देंगे तो सारे ही जो कथन है बाल गोविंद भक्त के बारे में सारे ही सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है बाल गोविंद भक्त किसके पद गाया करते थे? तो आपने देख ही लिया होगा कि जो सिर पर वो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे, तो कबीर जी के ही वो पद हमेशा गाया करते थे। ठीक है, बाल गोविंद भक्त के घर से कबीर पंथी मठ कितनी दूर था? तो ये आपका प्रश्न है कि बाल गोविंद भक्त के घर से कबीर पंथी जो मठ था कितने दूर था, कितने किलोमीटर दूर था, कोस दूर था? तो कितने कोस दूर था? 4 कोस दूर था। वो मतलब अपने खेत में जितनी भी फसल उगाते थे सारी कबीर पंथी मठ में ले जाया करते थे, और प्रसाद स्वरूप वहाँ से जो भी मिलता उसी में अपना गुजारा करते थे। ठीक है, तो कबीर पंथी मठ में वो अपनी फसल ले जाया करते थे। वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे। उनके एक बेटा था, इकलौता बेटा था। वो थोड़ा दिमाग से बस ठीक ठाक था। एक उसकी मतलब बहू थी। लास्ट में क्या होता है कि उसका जो बेटा होता है उसकी भी एक दिन मृत्यु हो जाती है।
तो उसकी जो बहू होती है, पुत्रवधू होती है, वो जिद करती है कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ रुकूंगी, लेकिन वो उसे उसके मायके छोड़ देते हैं और उसको उसके मतलब मायके वालों को कह देते हैं कि इसकी दोबारा से शादी कर दो। ठीक है। जब बहू जिद करती है तो ये सीधे सीधे बोल देते हैं कि अगर तुम घर में रहोगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि बाल गोविंद भक्त के घर से कबीरपंथी मठ कितनी दूर था, तो 4 कोस। ठीक है। नदी स्नान को वो जाते थे 2 मील दूर, नदी स्नान के लिए जाते थे 2 मील दूर। ठीक है। और गंगा स्नान के लिए वो 30 मील जाते थे। कितने दूर जाते थे? 30 मील दूर जाते थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त को कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या बजाते थे? वो हमेशा खंजड़ी बजाया करते थे। क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाया करते थे। ठीक है। आगे है, जशपाल का जन्म कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जशपाल का जन्म, जो भी कवि आए हैं लगभग सभी का ही जन्म याद रख लेना है। ठीक है। एक दो बातें और बाल गोविंद भक्त के बारे में जान लीजिए कि काफ़ी चीज़ें तो हमने देख ली। वह जाड़े में एक काली कंबली ओढ़ लिया करते थे, ये भी याद रखना है। और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे। कौन सा चंदन? रामा नंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से लंबा सारा टिक्का लगा लेते थे। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और कबीर को साहब मानते थे। ठीक है। कबीर को साहब मानते थे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, हर चीज़ को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जशपाल का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, ये भी याद रखना है। जशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। दूसरा जो ऑप्शन है 1899, इसमें किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था राम वृक्ष वेनीपुरी का। राम वृक्ष वेनीपुरी का जन्म पूछ लिया जाए तो 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले के वेनीपुरी गांव में ही हुआ था, इसीलिए उनको राम वृक्ष वेनीपुरी कहा जाता था। 1947 में हुआ था स्वयं प्रकाश का। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947 में। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है। ये भी याद रखना है, कहाँ हुआ? इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और हुआ 1947 में। 1889 में हुआ था जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का हुआ था, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारी ही जो सन है याद रखने हैं, किसी न किसी के जन्म से ही जुड़े हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये हमारा मन्नू भंडारी की रचना है, उससे ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। जब लेखिका का परिवार अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान में रहता था, तो 2-3 बातें यहाँ आ गई कि जो लेखिका का परिवार कहाँ रह रहा था? अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में। मोहल्ला बहुत बार पूछा जाता है। 2 मंजिले मकान में रहता था। क्या कारण रहा कि उसके पिता को इंदौर से अजमेर आना पड़ा? तो सत्य कथन वहाँ से आपने यहाँ से चुनना है। तो लेखिका के पिता का क्या तबादला हो गया था, इसीलिए उनको आना पड़ा, या कोई आर्थिक झटका लगा, या कोई पारिवारिक कलह की वजह रही, या फिर बच्चों की पढ़ाई के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आर्थिक झटके के कारण। आर्थिक झटके के कारण लेखिका के पिताजी को इंदौर से अजमेर आना पड़ा था। लेखिका की माँ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य और सहनशीलता थी, सहन शक्ति थी, बिल्कुल सही है। वह बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज समझ स्वीकार कर लेती थी, ये भी सही है। उनकी माँ 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी।
वह लेखिका के पिता के बिल्कुल विपरीत थी, ये भी सही है। लेखिका की माता और पिताजी का जो स्वभाव था एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उनकी माँ 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उनकी जो माताश्री थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गया यहाँ पर। लेखिका को मिलाकर वह कितने भाई बहन थे? तो कितने भाई बहन थे? लेखिका को मिलाकर कुल 5 भाई बहन थे। सबसे छोटी थी लेखिका, उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन थी। बहन का नाम पूछा जा सकता है सुशीला। एक मिनट, सुशीला, उनकी बहन का नाम था सुशीला, जो लेखिका से 2 साल बड़ी थी। वो खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। ठीक है, जो लेखिका की बहन थी गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी, जबकि लेखिका दुबली, मरियल और उसका रंग काला था। और इन्हीं सब बातों से लेखिका के अंदर एक हीन ग्रंथि पैदा हो गई थी। तो लेखिका कैसी थी? दुबली, मरियल सी, रंग काला, जबकि उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। ठीक है, तो लेखिका की बहन का नाम पूछा जा सकता है सुशीला, याद रखना। लेखिका की बड़ी बहन सुशीला की शादी किस सन में हुई थी? तो उसकी शादी कब हुई थी यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो लेखिका की बहन की जो शादी थी 1944 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1944 में, जो भी है 1944। ठीक है, तब हुई थी। उस समय जो विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता मानी जाती थी ना, वो उम्र तो 16 साल पूरी हो जाए। कितने साल? 16 साल। और शिक्षा मैट्रिक पास कर ले। जब लड़की 16 साल की हो जाए, मतलब उम्र में 16 साल की हो जाए और 10वीं की कक्षा पास कर ले, तो इसका मतलब वो शादी के काबिल हो गई है। ठीक है, और लेखिका ने पूछा जाए कि 10वीं कक्षा कब पूरी की थी, पास की थी, तो 1945 में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लेखिका ने किस स्थान पर भाषण दिया था? तो लेखिका ने एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। लेखिका का जो व्यवहार था कॉलेज में क्या था कि लड़कियों लड़कों के साथ जो उस समय था, आज़ादी की लड़ाई का समय था, तो हड़तालें वगैरह करते इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के कारण। तो एक दिन बहुत ही मतलब उस समय का बढ़िया भाषण दिया था लेखिका ने। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ दिया था? चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा था एक, रेलवे स्टेशन, कॉलेज के बाहर, या फिर बस स्टैंड पर। तो सही आंसर हो जाएगा, लेखिका ने चौपट मुख्य बाजार का चौराहा था वहां पर भाषण दिया था। ठीक है, लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो किसने किया था? अंबालाल ने। क्यों किया था? कि उसने ये भाषण सुना था लेखिका का। जब लेखिका ये भाषण दे रही थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सुना था और आके उनके पिता को बधाई दी। जबकि उससे पहले उनके एक दोस्त आके लेखिका की शिकायत कर चुके थे कि वो इस तरीके से लड़कों लड़कियों के साथ खुले घूम रही है, हड़तालें कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो उसके पिताजी उससे नाराज थे। इतने में अंबालाल जी आ जाते हैं और उन्होंने मतलब खूब तारीफ की लेखिका की, और उसके पिता का जो रवैया था वो बदल गया। ठीक है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज छोड़ने का नोटिस कब मिला था? तो कब मिला था? मई 1947 में। ये शीला प्राध्यापिका कौन थी? हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज छोड़ने का नोटिस मिल गया था। क्यों मिला था? उस पर ये आरोप लगा कि वो जो शीला अग्रवाल है, हिंदी की प्राध्यापिका है, कि लड़कियों को मतलब भड़काती हैं, इस तरीके से उन पर आरोप लगा के उनको कॉलेज छोड़ने का नोटिस मिल गया था। और हिंदी की जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी, उन्हीं के कारण लेखिका का साहित्य से परिचय हुआ था। ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है एस्टेट में ही, तो रिपीट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि साहित्य से परिचय करवाने वाली कौन थी?
तो शीला अग्रवाल प्राध्यापिका थी। ठीक है। लेखिका के पति का क्या नाम था? तो लेखिका के पति का नाम था राजेंद्र। ये राजेंद्र कौन थे? इन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाश संपादन किया था। हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है। राजेंद्र यादव, पूरा नाम पूछ लिया जाए तो राजेंद्र यादव। इनके साथ लेखिका की शादी हुई थी। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना है? तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। ठीक है। बड़ी मुश्किल से आज ये वीडियो बना पाई हूँ, पता नहीं कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है टाइप वगैरह करने में, बाकी समय की दिक्कत रहती है। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दा साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के किस उपन्यास से है? तो किससे है? महाभोज से। किससे है? महाभोज से। जसपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो कहाँ से? कांगड़ा से की थी प्रारंभिक शिक्षा। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? तो नवाब साहब ने कैसे किया था? खीरे को पहले मतलब उसमें जो लखनवी अंदाज है, एक व्यंग है यतीन्द्र मिश्र का। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही लेखक ट्रेन के वो सेकंड क्लास डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ एक पहले से आदमी बैठा होता है सफेदपोश। ठीक है। तो जब लेखक अंदर जाते हैं तो उसने मतलब बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ऐसे ही चुपचाप लेखक बैठ गए। कुछ देर के बाद वो नवाब साहब ने 2 खीरे निकाले। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने खीरे थे और क्या कौन सा फल था, कुछ भी था। ठीक है। तो 2 खीरे निकाले और उसको एक तौलिए पे रख दिया। फिर क्या किया कि खिड़की के बाहर उन खीरों को धोया अच्छे से। शीला मतलब उसका वो कहते हैं ना सिर काट के उसमें से वो झाग सी निकाल देते हैं, वो भी निकाल दी। ठीक है। और फिर अच्छे से नमक वगैरह लगा के लाल मिर्च और वो जो भी मतलब खीरे देने वाले देते हैं वो सारी चीज़ें उस पर लगा के बड़े मज़े से उनको पहले देखा। मतलब दिल तो कर रहा था खाने का, लेकिन एक झूठी शान के लिए कि अपदार्थ, लेखक ने उस खीरे को क्या कहा? अपदार्थ चीज़। ठीक है। अपदार्थ चीज़ कहा तो कि उसे लगा कि मैं खीरे खाऊंगा, पता नहीं क्या मेरी शान कम हो जाएगी। तो ऐसे करके नमक मिर्च लगा के खिड़की से बाहर फेंकता रहा जो वो नवाब साहब था। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब खीरे उसने खाए नहीं। और उसको उसका जो रसास्वादन था वो कैसे किया? केवल सूंघा और एक मतलब महसूस किया, उसके मुंह में पानी आ गया और उसको पी लिया। बस इसी तरीके से जो खीरे का उसने स्वाद लिया। जसपाल ने ये व्यंग किस पर किया है? तो किस पर किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि व्यंग किस पर किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है स्कील। यहाँ स्कील शब्द का क्या अर्थ है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कील शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? आसानी से पचने वाला, रसीला, कोमल या फिर आसानी से न पचने वाला। तो लेखक को यही कहा था कि जो खीरा होता है वो आसानी से नहीं पचता। तो यहाँ पर स्कील का जो अर्थ है वो है आसानी से न पचने वाला। तो ये थी आज की हमारी ये क्लास। 3-4 रचनाओं से प्रश्न मैंने लिए हैं और उम्मीद है अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता। मैंने सारी मतलब रचना से लेने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।